आपके माध्यम से सवाल मुझसे नहीं पूछते, वो खुद ही जाके पब्लिक से बात करते। किसी को भी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति को। गहलोत साहब ने कभी खेद व्यक्त किया अपने शब्दों पर आपसे उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने उनको क्या कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? इस बार? और सजा दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को, ऐसे बटन दबाना जैसे फांसी दे रहे हो। ये मोदी जी क्यों कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सकारात्मक? मैं तो कह रहा हूं ऐसा है, वो बुलडोजर नहीं है, वो जेसीबी होती है। जेसीबी। आप 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज खाना दे रहे हो, वो रेवड़ी नहीं है। हम किसी बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं तो वो रेवड़ी है। तो 5 साल तक सब सो रहे थे। एक्शन ईडी लेती है और सफाई बीजेपी देती है। जैसा मैंने कहा, आपकी चर्चा बीजेपी वाले भी खूब कर रहे हैं। अभी अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूछेगा जरूर अब की बार क्या वादा किया है सचिन पायलट जी से उनकी पार्टी ने। देखिए, बीजेपी के पास क्या अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। और ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि इतना प्रमुख दल जो केंद्र में सत्ता में हो, राजस्थान में मुद्दाहीन हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली उनका जो कैंपेन है वो उठ नहीं पा रहा। और अब पहले कहा कि धनतेरस पे उठेगा, फिर दिवाली पे, फिर गोवर्धन, भाई दूज, अब सब त्योहार चले गए। और बीजेपी का मैं देख रहा हूँ कि जो कैंपेन और जो एक तरह से इलेक्शन का जो माहौल होता है वो बना नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, जहाँ तक राजस्थान के लोगों की बात है, मेरा अपना ये फीडबैक है कि ये जो 25-30 साल से रोटेशनल चल रहा है, हाँ, वो इस बार बदलेगा। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लगातार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस बार लोगों का जो मूड है, वर्कर्स में जो ताकत देख रहा हूँ मैं, और पब्लिक का परसेप्शन ये है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को लोग मौका देना चाहते हैं और ये होगा। लेकिन ये क्यों, मतलब ये भी सवाल है कि ये परंपरा क्यों बदलेगी? इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो देश में बीजेपी की सरकार को अब 9.5 साल हो गए। तो जो उन्होंने कहा आमदनी के बारे में, किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में, काले धन के बारे में, महंगाई के बारे में, वो सब आंकड़े हमारे सामने हैं। अब मीडिया में क्या आता है, भाषण कौन क्या देता है, वो अलग है। लेकिन तथ्यात्मक जो वस्तुस्थिति है वो लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं अच्छी तरह से। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक वो बैकड्रॉप है। दूसरा, कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में जो विजय हासिल करी है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, और जो हमारा कैंपेन चला है, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चली, वो यात्रा भी 4000 किलोमीटर की थी। और जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में कैंपेन हमारा है, राजस्थान में, वो बहुत ही एक सकारात्मक और पॉजिटिव कैंपेन है। और पब्लिक ने हमारे पार्टी की नीतियों को, हमारे काम को, हमारे इतिहास को, हमारे नेतृत्व को, नीति और नियत, वो देख के मन बनाया है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को मौका देना चाहिए। हमने गारंटीज अनाउंस की हैं और लोगों को विश्वास है कि हम लोग सिर्फ बोल ही नहीं रहे, हम करेंगे भी। तो इन सारी बातों को देखकर मुझे लग रहा है कि जब आकलन करते हैं 2 प्रमुख पार्टियों में, तो कांग्रेस कहीं बेहतर निकलती है बनस्पत बीजेपी के। क्या बात है। ये बीजेपी का आरोप भी और इसमें कुछ सच्चाई भी है कि ये 5 साल तो आपकी पार्टी की सरकार बचाने में निकल गया। काफी वक्त गहलोत साहब के सामने चुनौतियां रही हैं। ये 5 साल बीजेपी मुद्दे ढूंढती रही। और ये बात सच है कि हमारी पार्टी के अंदर हम लोगों ने कुछ इश्यूज को उठाया और पब्लिक इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ वो जरूरी भी था। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो लीडरशिप पार्टी की है दिल्ली में, उन्होंने इन इश्यूज को समझा, उस पर सकारात्मक कार्रवाई करी और उसी के कारण हम लोग आज और बेहतर स्थिति में हैं। अगर बीजेपी के सारे नेता 5 साल घरों में सोए नहीं रहते और जनता की आवाज बनने की कोशिश भी करते, तो आज उनको टोटा नहीं पड़ता मुद्दे ढूंढने का। आपसे कह रहे हैं, मुझसे पूछो भाई, आपको तो सरकार को लगातार 5 साल तक कटघरे में खड़े करने का काम दिया था ना। विपक्ष का काम क्या होता है? सौरभ, मैं भी विपक्ष में रहा हूँ 5 साल, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। प्रदेश जानता है, उन 5 सालों में हम कभी घर नहीं बैठे, हमने लाठियां भी खाई, हम जेलों में गए, पब्लिक इश्यूज को उठाया, लाठीचार्ज भी हुआ, धरने भी दिए, घेराव भी किया, भूख हड़ताल भी करी। लेकिन पब्लिक के मन में जगह बनाने के लिए आप कुछ करना तो पड़ेगा। आप सोचो कि भाई 5 साल बस समय निकाल दो, अपने आप जनता वोट डाल देगी, तो पब्लिक समझदार हो गई है। और देखो, परंपराएं बदलती हैं, माहौल बदलता है और समय आ गया है कि एक बार दोबारा यहाँ पर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन लीडरशिप मैटर करती है ना। जैसे आपकी यहाँ पर भी आपकी पार्टी कहती है हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी को बीजेपी वाले उठा देंगे। भाई, इसका मतलब ही साफ है कि पार्टी में झगड़ा भी निपटा नहीं है, लीडरशिप का झगड़ा है। किस बात का झगड़ा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो भी सेंट्रल लीडरशिप तय करती है वो सबको स्वीकार्य होता है। और मैं ये बात तमाम कांग्रेस नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जो एआईसीसी का नेतृत्व तय करता है, किसको टिकट देना है, कैसे कैंपेन करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो सब लीडरशिप का काम है। हमारा काम है पब्लिक में जाना, पब्लिक का वोट लेना, सरकार का निर्माण करना। बाद में क्या जिम्मेदारी कोई किसको देता है नहीं देता, वो बाद की बातें हैं। लेकिन ये मैंने कहा ना शुरू में आपको, बीजेपी के पास अगर कोई सॉलिड मुद्दा होता है या कैंपेन का कोई आइडिया स्ट्रेटेजी होती, तो वो लोग आपके माध्यम से सवाल मुझसे नहीं पूछते, वो खुद ही जाके पब्लिक से बात करते। आप अनुशासित कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं अपनी पार्टी के, लेकिन आप उन लोगों को निराश नहीं कर रहे जो जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी को ये सोच के वोट दिया था कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता देखेंगे। उनको आज ये लगे, आज भी उनको ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा वोट किसके लिए जा रहा है पता नहीं। भाई ऐसा है, हमारी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और जो वोट मिलता है वो पार्टी को मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता। तो ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए किसी को भी कि वोट सिर्फ मेरी जेब में ही है। वोट पार्टी को मिलता है, पार्टी की आइडियोलॉजी को मिलता है। और इसीलिए
जो हमारे को पहले वोट मिला था, मैं समझता हूं इस बार हमको उससे ज्यादा वोट मिलेगा। आप इतने हम्बल शब्द बोल रहे हैं, गहलोत साहब ने तो कहा कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी इसलिए चाहिए कि जिस दल ने हमको इस लायक बनाया है उस दल की विचारधारा को हम और प्रचलित कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हम जनसेवा का जो हमने प्रण लिया है उसको पूरा कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हमें मौका मिले कि हम सत्ता में आके जनसेवा कर सकें। मुझे लगता नहीं कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्सी चाहिए होगी। तो मुझे लगता है उन्होंने इस संदर्भ में कहा होगा कि पार्टी को अपना एजेंडा लागू करने के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी को और वाइड स्प्रेड बनाने के लिए हम लोगों को सत्ता चाहिए। ये उनका मुझे लगता है इंटेंशन होगी कहने का। नहीं, वो बड़े कैटेगोरिकल थे कि उन्हें ही नहीं छोड़ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी को, उनको नहीं छोड़ रही है कुर्सी। तो वो भी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री है ना। तो कांग्रेस पार्टी को पद है, कांग्रेस पार्टी की गद्दी है। आज मैं अगर किसी पद पे हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी के पद पर हूं। मेरा व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है। जितनी बार भी मैं मंत्री बना, सांसद बना, अध्यक्ष बना, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पार्टी ने बनाया और पार्टी की कुर्सी है, पार्टी का ही कार्यकर्ता है, पार्टी का निर्णय है। इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। लेकिन वो गहलोत साहब उन्होंने जो शब्द आपके लिए बोले थे पब्लिक रिकॉर्ड में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप दोहरा सकते हो, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बहुत बार सुन चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। भाई उन्होंने कहा नकारा है, निकम्मा है, काम नहीं करता। आज उनको फोटो पोस्ट करके कहना पड़ रहा है हम साथ साथ हैं। भाई मैं तो चुनाव आया तो उनको जरूरत महसूस हुई। देखिए, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। सही बात। और मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो चीजें मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता हूं वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो। बड़ा आसान है, आप कुछ कहें मैं कुछ कहूं। लेकिन मुझे तो 6-8 महीने पहले खड़गे साहब और राहुल जी ने बोला कि माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। और आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, देश में एक बेहतर विकल्प हम तैयार कर सकें। और कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम ही लोगों की है। और दूसरा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब तो हमें अगली चुनौती का सामना करना है, पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव जिताना है, ताकि 24 के चुनाव में हमारी इंडिया अलायंस लोकसभा का चुनाव जीत सके। लेकिन माफ करना इतना आसान भी नहीं होता ऐसे शब्दों को। नहीं, मैं देखो, फिर मैं कह रहा हूं, जो किसने क्या कहा नहीं कहा उस पर हम दोबारा पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहा जो मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेरे संस्कार भी ऐसे हैं, मेरा पारिवारिक जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरे पिता फौज में भी रहे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो हम लोगों ने संस्कार ग्रहण किए हैं वो इस प्रकार के हैं कि भाई हम बड़ा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका आदर करना है। उम्र में जो बड़े होते हैं, इस देश में संस्कृति हमारी ऐसी है हमेशा। और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा मेरे से उम्र में जो बड़ा है उसका मैंने मान सम्मान और हमेशा रिस्पेक्ट दी है और मैं वो कंटिन्यू करूंगा चाहे कुछ हो जाए। गहलोत साहब ने कभी खेद व्यक्त किया अपने शब्दों पर आपसे? उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने उनको क्या कहा मैं आपको क्यों बताऊं? उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने उनको क्या कहा मैं आपको क्यों बताऊं? मैं उम्मीद कर रहा था इस जवाब की, फिर भी मैंने प्रयत्न किया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आपको लगता है कि आपने 2020 में अपने आपके साथी विधायक मानेसर आए थे, आपका जो भी विषय रहा हो, क्या आप वो जो आपने कदम उठाया वो बगावत थी और क्या वो कदम ठीक था? उस टाइम क्या परिस्थितियां थी उसका पूरा संज्ञान आपको होगा नहीं और मैं इस समय बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई थी उस समय, अगर और कोई विकल्प होता तो निश्चित रूप से मैं तो तलाशता। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो परिस्थितियां थी उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होगी नहीं, मैं देना नहीं चाहता हूं, इसलिए उस चैप्टर को हम क्लोज करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे बटन दबाने वाली बात, उन्होंने कहा सजा देना आप लोग इस बार, और सजा दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को, ऐसे बटन दबाना जैसे फांसी दे रहे हो। देखिए, बटन दबाना तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में एक उत्सव होता है। तो बटन तो मैं समझता हूं हमें उल्टा बोलना चाहिए कि बटन दबना चाहिए शाबाशी का, बटन दबना चाहिए प्रोत्साहन का, बटन दबना चाहिए स्वीकृति का। ये नेगेटिव मारना, लटकाना, फांसी देना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बटन दबना चाहिए, एक उम्मीद जगनी चाहिए, एक आशावान व्यक्ति को होना चाहिए, देश में, समाज में एक फ्यूचर हमारा कैसे बेहतर हो। और हम लोग हमेशा अगर सकारात्मक चॉइस रखेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहता है। हम नकारात्मक रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे, मन में आक्रोश रखेंगे और वो मानसिकता के साथ अगर कुछ काम करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब मोदी जी क्यों कहें कि वो गहलोत जी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए आप वो सकारात्मकता दिखाएं या जनता सकारात्मकता दिखाए, ये मोदी जी क्यों कहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सकारात्मकता? मैं तो कह रहा हूं वोट डालने जो जाए उसको भाई, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, दूसरा व्यक्ति पसंद है, तो आप डालो कि भाई ये व्यक्ति सचिन पायलट से बेहतर उम्मीदवार है, ठीक है, देनी है, इसको खत्म करना है, इसको मारना है। बात तो वही है ना, बटन तो वही दबा रहे हैं आप। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एक आशावान रखेंगे, एक अच्छे मन से वोट डालेंगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है।
जितनी नफरत और नेगेटिविटी कम होगी समाज में उतना बेहतर रहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप टोंक में मैंने देखा आपकी एक सभा के लिए आपके समर्थक बुलडोजर लेकर के खड़े थे। तो आपकी सभा होने वाली थी, उससे पहले आपके स्वागत के लिए बुलडोजर सड़क पर लगा रखे थे। तो कोई आपकी भी कुछ ऐसा है, वो बुलडोजर नहीं है, वो जेसीबी होती है। जेसीबी बुलडोजर वो आजकल सारी ऐसी मशीनें बुलडोजर ही कहलाती हैं। वो एक ये प्रचलन चल गया है राजस्थान में कई जगहों पे कि कुछ लड़के जेसीबी पे बैठ जाते हैं, फिर फूल वूल बरसाते हैं उसमें। ये रिसेंट फिनोमेना है, अभी हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं, कई जगह होता है, ऐसा नहीं है राजस्थान में, मेरे जिले में हर जगह ऐसा हो रहा है। बीजेपी को बड़ी मुद्दे में, क्योंकि टोंक की बात करने जा रहा था, उस पूरे एरिया के अंदर बीजेपी को लगता है खास करके गुर्जर मतदाताओं के अंदर एक नाराजगी है और वो इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। जो चर्चा हमने पीछे भी की कि शायद वो मतदाता वर्ग निराश है कि सचिन पायलट को वो मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं दी उनकी पार्टी ने जो मिलनी चाहिए थी, उनको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। रमेश बिधूड़ी खास तौर पर टोंक में उनको लगाया गया है कि उस सेगमेंट के बीच में काम करें, गुर्जर मतदाताओं के बीच में काम करें। क्या कहेंगे इस पर? बड़ी अजीब बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी केंद्र में इतनी ताकत में बैठी है और वो आस लगाए बैठेंगे कौन किससे नाराज होगा हमको वोट मिल जाएगी। भाई ये नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कह रहे वो उससे नाराज हो जाएगा तो मुझे फायदा मिल जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कितनी सीमित उनकी उम्मीदें हैं और कितना लिमिटेड उनका कैंपेन है। और फिर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव कैंपेन। भाई आप अपना एजेंडा बताओ ना, आप बताओ मैं बीजेपी हूँ, मैं राजस्थान में फला चीज करूंगा। आज उन्होंने कुछ घोषणा करी है, आप सकारात्मक एजेंडा, ब्लूप्रिंट दो, रोड मैप दो, राजस्थान में हम ये करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे, मैं मान सकता हूँ। वो फलाना उससे नाराज होगा तो मुझे वोट पड़ जाएगा, ये समझ लीजिए कि कितने बैकफुट पर है। बहरहाल पद पोस्ट एक होता है, किसको कब मिलेगा नहीं मिलेगा निर्णय पार्टी का है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से खराब होगा, बल्कि बेहतर होगा। और जो उम्मीदें बीजेपी लगा के बैठी है वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी नहीं। इस सब्जेक्ट पर इसीलिए मोदी जी ने कह दिया राहुल गांधी जी के लिए मूर्खों का सरदार, उस बयान की बहुत चर्चा हुई। बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। किसी जिम्मेदार विपक्ष के नेता के बारे में अगर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे तो फिर क्या उम्मीद करनी चाहिए कि फिर वो भी ऐसा बोलेंगे? फिर अंत कहाँ होगा? आप बोलो, मैं बोलूँ, फिर इसमें लग जाएंगे। फिर हम कैसे बात करेंगे टमाटर, प्याज, साग, सब्जी, तेल, पानी की महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, नौकरी की? तो वो चाहते ही नहीं ना। चक्कर तो ये है, कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता कि सिलेंडर गैस का 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है और चुनाव से पहले आपने क्यों घोषणा करी। आप 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज खाना दे रहे हो, वो रेवड़ी नहीं है। हम किसी बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं तो वो रेवड़ी है। तो इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए ना, डिबेट इस बात पे होनी चाहिए ना कि मैंने इसको फलाना शब्द बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, फिर मैं बेचारा बन गया, मेरे को गाली दे दी। ये तो इतने बड़े लोकतंत्र में ये डिबेट के इश्यूज नहीं होने चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो गारंटी वाली बातें हैं और अभी 500 रुपए सिलेंडर, ये सब आप लोगों ने भी तो चुनाव के लिए शुरू किया ना। आपका कार्ड हमारा कर्नाटक में चला। 18 का जो घोषणा पत्र था उसमें सोशल वेलफेयर को लेके, चिकित्सा, हेल्थ केयर, हमारी जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, हमारी छात्रवृत्ति है, बहुत पुरानी है। अधिकांश स्कीम्स को हमने पहले लागू किया, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो हमने साल भर पहले शुरू की और अब हमने कुछ गारंटीज भविष्य के लिए दी हैं। तो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है ना, हमने जो कंप्लीट कर लिया, अब आगे हम क्या करेंगे उसका रोड मैप तैयार किया है हम लोगों ने। नहीं, लेकिन आप जिस विचारधारा के हैं या किस, आप तो केंद्र में मंत्री भी रहे, तो आपकी जो इकोनॉमिक सेंस कहती है ये रेवड़ी, और मैं उसकी बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या ये ठीक है देश के लिए फ्री बीज वाली राजनीति? अब फ्री भी क्या है? अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग है, उसको 1000-1200 पेंशन महीने की को देता है। आपको मालूम अमेरिका में कितनी पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन? यूरोप में कितनी मिलती है? हमारे वो आजकल फैमिलीज अलग अलग रह रही हैं। कोई बुजुर्ग दंपति रह रहे हैं 80-85 साल के, उनके बच्चे पोते साथ में नहीं रह रहे हैं। वो क्यों टकटकी लगाए देखते रहे कि कब मेरा पोता नाती मेरे पास आके मुझे दे के जाएगा? उसकी जेब में अगर 1200 रुपये में डाल देते हैं तो क्या पहाड़ टूट रहा है? और अगर मेरे को टैक्स पेयर्स का पैसा कहीं खर्च करना है तो मैं स्कॉलरशिप दूं, पेंशन दूं, महिलाओं गृहिणियों की जेब में कुछ पैसा डालूं, वो बेहतर है या लाखों करोड़ मैं कुछ उद्योगपतियों के माफ कर दूं पैसा? तो ये निर्णय मेरा है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो ये वेलफेयर अगर प्रोग्राम किसी की जरूरतमंद को हम देते हैं तो उसको उतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। हाँ, उसमें लीकेज ना हो, उसका मिसयूज ना हो, उसकी लोग उसको वेस्ट ना करें, लेकिन जो जरूरतमंद तबका है अगर उसकी आर्थिक मदद हम करते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा बीजेपी करती है तो वो कहते हैं ये तो है वेलफेयर स्कीम, योगी क्या नाम यूपी के जो मुख्यमंत्री करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम है, ये तो पुण्य कमा रहे हैं, और हम लोग को करते हैं वो तो आप रेवड़ी बांट रहे हो। तो ये तो दोहरा मापदंड है ना। और मैं मानता हूँ जितनी बड़ी इकोनॉमी बनती है, चाहे चीन है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, वहां पर सोशल वेलफेयर स्कीम ज्यादा होती है, क्योंकि वेल्दियर कंट्रीज कैन अफोर्ड टू पे मोर। अगर हमारे पास साधन नहीं है, आज से 25 साल पहले कोई सब्सिडी नहीं देते थे, पैसे नहीं थे सरकार, आज हमारे पास साधन है, तो पहला अधिकार किसका है? जो गरीबी रेखा के नीचे है या वो जो साल के 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ जो खाई बड़ी है अमीर गरीब की, ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले 10 सालों में इतने गैप बढ़ गया है, जो अमीर है इतने अमीर हो गए और गरीब इतने गरीब हो गए उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है।
तो उस गैप को टापना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, अभी तक तो देखिए पार्टीज जो हैं वो गैस का सिलेंडर या अलग अलग चीजें वो फ्री देने की बात कहती थी, गारंटी देती थी। मोदी जी ने तो कहा कि आपको पुण्य कमाने की गारंटी भी मिल रही है। आप मुझे वोट देते हैं, मैं राशन देता हूँ 80 करोड़ लोगों को, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद आपको मिलता है। मैं लोगों को पानी पिलाता हूँ, हर घर नल से योजना पहुंचाता हूँ, उसका आपको मिलेगा पुण्य। ये मैं जो होता है ना भाई, सरकार पब्लिक चुनती है, सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पॉलिसी होती है, और अगर आप सरकार का दायित्व होता है जन सेवा करना, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कल किसी की मदद कर रहे हैं तो किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। हमको चुनाव इसलिए गया है कि आप बिजली दो, सड़क दो, पानी दो, आर्थिक मदद दो, शिक्षा दो, छात्रवृत्ति दो, पेंशन दो। ये सरकार का काम है। सरकार का काम थोड़ा ना फाइल पे साइन करना है, भाषण देना। पब्लिक के जीवन को बेहतर बनाना, सुरक्षा देना, महिलाओं को संरक्षण देना, ये सब। अब इसमें आप कहो कि ये पुण्य का काम है, तो है भाई, जन सेवा तो पुण्य का काम है, लेकिन उसके नाम पर आप वोट मांगो तो अपनी परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड के आधार में मांगना चाहिए। एक विषय जो आपने भी उठाया विषय, वो भारतीय जनता पार्टी उठाती है भ्रष्टाचार का, जिस पर आपकी पार्टी कहती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग है। अब ये तो दोधारी तलवार है भाई, एजेंसी है तो कार्रवाई किसी पर तो करेगी, फिर वो पार्टी चिल्लाएगी कि ये किस पे करेगी। आप आंकड़ा देख लीजिए, 95% छापे नोटिस ईडी के विपक्षी नेताओं में पड़े हैं, विपक्षी लोगों में। ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में भाजपा का कोई नेता, कोई अधिकारी, कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं हो? ऐसा संभव है क्या? और 95% जो अटैक हुआ है नोटिस का, रेड्स का, छापों का, वो तमाम विरोधी नेताओं के लोगों पे हुआ है। तो लोग समझ रहे हैं ना, ये मतलब देखो, एक अति होती है। आप कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है? करप्शन को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? लेकिन एक तरफा कार्रवाई करना, और प्रमाण क्या निकलता है? जितने छापे पड़ते हैं, खबर बन गई, 2 दिन के बाद उसका तो हो गया चरित्रहनन व्यक्ति का, 1 महीने बाद कोई याद भी नहीं करता उसका परिणाम क्या हुआ, जांच में निकला क्या, उसमें कार्रवाई क्या हुई, उसका कन्विक्शन रेट क्या है। तो ये तो सिर्फ एक मीडिया में फियर और दहशत बनाना विरोधियों के मन में, इस प्रकार से इसका ओपन मिसयूज हो रहा है। लेकिन अभी तो बिल्कुल ओपन है, पब्लिक भी समझ गई है, पब्लिक बहुत समझदार है। अगर जैसे राजस्थान में ईडी ने कुछ छापे मारे, सबको पता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम था। या मुख्यमंत्री के बेटे को समन किया या आप पीसीसी चीफ के घर पर छापे पड़े, तो आप लोग कहेंगे कि वो मोटिवेटेड थे? 5 साल तक सब सो रहे थे। अगर आप पे प्रमाण थे तो मैंने तो कभी देखा नहीं ईडी ने कोई स्टेटमेंट इशू किया हो या कोई तथ्य आया हो सामने, खबर आ गई और खबर दब गई। और एक्शन ईडी लेती है और सफाई बीजेपी देती है। और ये चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हो रहा है। भाई आपको अगर करना था, कुछ आपके पास कुछ सबूत थे, तो आप करो, कौन मना कर कार्रवाई करने को? लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, वोटिंग से ठीक पहले, ये तो संयोग मुझे लगता नहीं। लाल डायरी वाला मामला है। अब इस ये मोटिवेटेड है, परसेप्शनल की लड़ाई है, क्या है? क्योंकि वो मंत्री आपकी सरकार का थे, राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने कहा कि इसके अंदर अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के राज जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसको कैसे देखे जनता? तो ठीक है, उसका वो बार बार बोल रहे हैं, सामने ला रहे हैं, उस पर एक्शन लेने को कौन मना कर रहा है? उसको एक्शन तो लेना है राज्य की सरकार को। जो राज्य में आरोप लगेगा उसकी तो जांच राज्य की सरकार कराएगी। ये कैसे आप, अच्छा आपको लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो ऐसे हैं अपराध जो सिर्फ राज्य तक ही सीमित हैं? मतलब आप ये बड़ा कन्वीनियंटली इसको टर्न करना चाह रहे हो, क्योंकि वो बीजेपी शायद चाहती हो कि इसको और तूल देते रहो और खबर बनती रहे। लेकिन ये देखो, ऐसा है, ये सब बातें आप कर रहे हो चर्चा डिबेट के अंदर, पब्लिक में मैसेज साफ साफ है कि सारी सेंट्रल एजेंसीज का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। इसको आप एक्सेप्ट करो या मत करो, पब्लिक इस बात को मानती है। एक विषय जो आपने भी उठाया, वो पेपर लीक का, एक गंभीर विषय इसलिए क्योंकि इससे लाखों लाख लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, खास करके नौजवान बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये हम देखते हैं एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में ऐसा एक साइकिल बनी हुई है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी के थमते नहीं थम रहे। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल भूल जाते हो। एमपी में, मैंने एमपी बोला। देखिए ऐसा है, ये पेपर लीक जो है, मैं इसको बहुत घिनौना अपराध मानता हूँ। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देते हैं, अधिकांश लोग मध्यम वर्ग से हैं या गरीब तबके के बच्चे आते हैं। वो साल 2 साल तक अपना घर गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ट्यूशन कोचिंग लेते हैं, किताबों का खर्चा उठाते हैं और बहुत 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनकी मेहनत के बाद वो पेपर आउट हो जाता है और लीक होने के बाद कैंसिल हो जाता है, तो उनका पूरा पैसा भी गया, टाइम भी गया, और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी उम्मीद बुझ जाती है, उसका मन में विश्वास खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ किसी को भी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति को। और अगर किसी पे प्रमाण है तो पकड़े जाने चाहिए। इसलिए मैंने भी कहा कि हमारा प्रदेश हो कहीं और हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, कुछ संतोष इस बात का है कि राजस्थान में हमारी पार्टी के कहने के बाद एक नया कानून बना है कि पेपर लीक में कोई अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी सजा का जो दायरा है उसको बढ़ा के उम्र कैद कर दिया है। ये राज्य पहला है पूरे देश में जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक हमने प्रावधान रखा है, ताकि एक डेटरमेंट तो बने, लोग इसको हमको आगे ना करें। भाई अपराध बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पेपर लीक से मैं समझता हूँ युवाओं के भविष्य की उम्मीदों को धराशायी करने का ये
अधिकार किसी को नहीं दे सकते, सख्त कार्रवाई करनी जानी चाहिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो। और अगर किसी के पास कोई प्रमाण है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अधिकारी हो, नेता कोई भी हो, उसका उदाहरण बनाया जाना चाहिए कि इस प्रकार के काम आप नहीं कर सकते। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर